MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात न्यूज पंच के जरिए, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, टॉप लाइन्स पर। तो टॉप लाइन्स में सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहली और प्रमुख खबर दावोस से, जहां भारत का ग्लोबल दम देखने को मिला है। जी हां, दावोस में इस समय जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भारत का एक अपना आप में एक दम इस समय नजर आ रहा है। और इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक बयान दिया वहां पर कि भारत बहुत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आखिर क्या कुछ है, लेटेस्ट अपडेट बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आपको बता दें, जहां घुसपैठियों का काल, ऑपरेशन सर्द हवा। जी हां, बीएसएफ की तरफ से ये घुसपैठियों के लिए इस समय ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। आखिर क्यों ये ऑपरेशन शुरू किया गया और इसके तहत क्या कुछ कार्रवाई इस समय बॉर्डर पर हो रही है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जिसमें लखनऊ इस समय बन चुका है नंबर 1 जीरो वेस्ट में। एक ऐतिहासिक उपलब्धि इस समय लखनऊ ने हासिल की है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, और क्या है ये ऐतिहासिक उपलब्धि और कैसे इसे हासिल किया गया, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 जनवरी से विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें 130 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बहुत कम देश ऐसे हैं जो मजबूती और आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचे हों। और ऐसे में भारत मजबूत विकास दर, लगातार हो रहे सुधार, निवेशकों की दिलचस्पी के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति वहां पर दर्ज करा रहा है। भारत की ग्रोथ स्टोरी इस समय वहां पर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। भारत के राज्य एक एक डील पर साइन कर रहे हैं और कुल मिलाकर भारत का ग्लोबल दम दावोस में इस समय नजर आ रहा है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक भारत, आखिर भारत को लेकर क्या है ग्लोबल एक्सपर्ट्स की राय, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दावोस में भारत का दमखम। तो जी हां, दावोस में भारत का ये ग्लोबल दम देखने को मिला है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर दमदार मौजूदगी भारत ने अपनी दर्ज कराई है। बढ़ती आर्थिक ताकत की भी छाप इस समय नजर आ रही है कि किस तरीके से आर्थिक तौर पर भारत इस समय लगातार मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुर्खियां वहां पर इस वक्त भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बटोर रही है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, ये बात कहना है अश्विनी वैष्णव का, केंद्रीय मंत्री का, जो इस समय दावोस में है और उन्होंने वहां पर ये बयान दिया है। लेकिन इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं एक संकेत भी है पूरी दुनिया को कि भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की कारगर जो नीतियां हैं उसका ये असर है, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही इस दौरान अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि विकास दर 6 से 8% के बीच रहने की उम्मीद है। आखिर दावोस में भारत का डंका बजता हुआ नजर आया, और क्या कुछ कहना है इस बीच केंद्रीय मंत्री का, अश्विनी वैष्णव जी का, वो आपको सुनाते हैं। सारी दुनिया ने आज, और स्पेशली जो एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। एआई में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से एआई का हम उपयोग करें। दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो। तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का। पांचवा लेयर एनर्जी का। एआई की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। तो इस तरह के सिचुएशन में
एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। तो भारत किस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये बात बताइए। और इसके साथ ही आखिर ग्लोबल एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया भारत को लेकर, वो भी आपको बता दें। जहां आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन असली चुनौती भारत के लिए है कि देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। जर्मनी और जापान की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार काफी तेज है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी काफी तेज है। सुनील भारती, जो कि भारती एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे ही। अगर आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो ये किस्मत में लिखा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स की तरफ से ये तमाम बयान इस वक्त आ रहे हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर के, क्योंकि इस समय भारत की ग्रोथ स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत के एआई मॉडल की धाक भी नजर आई, कम लागत में ज्यादा फायदा, और साथ ही सभी 5 एलिमेंट पर काम लगातार जारी है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। भारत के काम की चौतरफा सराहना इस वक्त हो रही है। अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैश्विक पैनल चर्चा में उन्होंने अपनी बात रखी। सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीकी उपाय पर भी सीधे तौर पर इस चर्चा के दौरान फोकस रहा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित रखा जा सकता है, इसको लेकर ये पूरी चर्चा हुई। लेकिन इसके साथ ही जो भारत के जो तमाम राज्य हैं वो एक एक करके डील पर साइन कर रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनेगा। एआई आधारित विकास को नई दिशा मिलेगी। एनवीआईडीआईए और साथ ही डीपी वर्ल्ड के साथ ये डील साइन हुई है। मोहन यादव की एनवीआईडीआईए उपाध्यक्ष से मुलाकात हुई और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी विस्तार पर इस दौरान इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही डीपी वर्ल्ड के साथ भी एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भी साइन हो चुका है। तो सीधे तौर पर भारत की जो धाक है वो इस समय नजर आ रही है दावोस में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, भारत इस समय लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस समय अगर हम देखें तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यहां पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय भारत की ग्रोथ स्टोरी ही नजर आ रही है। देखिए, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले भारत के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि भारत दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पिछले साल भी थी और इस साल भी रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे सर्वोच्च संस्था है संयुक्त राष्ट्र, उसका एक रिकॉग्निशन है कि जो या तो अमेरिका कहें या पूरा यूरोपियन यूनियन कहें या चीन कहें, उन सारे से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो ये एक रिकॉग्निशन आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले आया है, तो इसका रिफ्लेक्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे पड़ना बड़ा लाजमी है, क्योंकि वहां जो भी जाता है वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का ही नाप तोल करने के लिए जाता है और आपस में इस तरह का इंटरेक्शन होता है ताकि लोगों को ये पता चले कि दुनिया किस ओर जा रही है आर्थिक तौर पे और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के अवसर है। दूसरा और तीसरा यह भी देखा जाता है वहां की जो नए इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उन सब में किसकी क्या कैपेसिटी हो सकती है, जहां की अपना टैलेंट पूल यूटिलाइज किया जा सकता है, जहां का टैलेंट पूल दूसरे देशों में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इन सारे चीजों की परख के लिए वहां निजी कंपनियां भी रहती है, बड़ी कंपनियां भी रहती है और हमने देखा कि देखिए बड़ी कंपनियों में भारत के राज्यों के साथ उन्होंने एक अलायंस करने की घोषणा की कि वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो यह एक बड़ा रिकॉग्निशन जो था वो मिला हमें। दूसरी तरफ देखिए जो गए हैं वहां मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, तो अश्विनी वैष्णव ने भी साफ साफ कहा कि ये जो एआई का है, एआई के हम फर्स्ट टायर में है। फर्स्ट टायर का मतलब है कि अमेरिका और चीन के साथ जो टायर है उसमें हम है, क्योंकि उससे संबंधित जो 5 उसके तत्व हैं उन 5 तत्व भारत में मौजूद है। और इसके अलावा देखिए एक और बैकग्राउंड में बताऊं आपको कृतिका की, बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो भारत में या पूरी दुनिया में जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ
तो जी भारत में वो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इतनी तेजी से हुआ कि पूरी दुनिया में हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने जाकर अपने जो हुनर है उस हुनर का डंका बजाया। और बिल्कुल। भारत में भी कंप्यूटर रिवॉल्यूशन का बहुत फायदा लोगों को मिला। एक तरीके से हम बन गए बैक चैनल पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, वहां भी और यहाँ भी। तो बिल्कुल। इस मामले में क्या है कि उस बैकग्राउंड और उस लेवल को पाने के बाद अब एआई जो आया है तो वो हमारे पास वो बैकग्राउंड पहले से मौजूद है। इसलिए एआई में हमारा जो टैलेंट पूल है हमारे देश का, वो टैलेंट पूल चाहे वो आईआईटी से निकलता हो या अन्य जो तकनीकी संस्थाएं हैं उनसे निकलता हो, या जी सिर्फ तकनीकी संस्थाएं नहीं बल्कि हमारे जो अन्य जो विषयों में हुनर है हमारे नौजवानों का, उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट भी एआई में लगता है। क्योंकि एआई में मानव टैलेंट लगना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तकनीक केवल अखिलेश। कर देगा एआई, तो वो हमारे पास सारे चीज जी मौजूद है। इसीलिए हम इस बात के साथ कह सकते हैं कि एआई की जो ये दौड़ है उस दौर में अगली पंक्ति में भारत रहेगा। जी इसके साथ ही अखिलेश अगर हम देखें तो आईएमएफ की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गोपीनाथ, उनकी तरफ से कहा गया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनना भारत के लिए एक चुनौती नहीं है, लेकिन भारत के लिए चुनौती है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। और अभी हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें यह कहा गया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो साल 2030 तक बढ़ती हुई और नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पे हम चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की और तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो जीडीपी हमारा बढ़ेगा, ये बात सही है। लेकिन जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो नीचे तक जो पैसा जाता है, उस पैसा को जाने के लिए जो प्रति व्यक्ति की जो आय है, हर आदमी की आय का एक औसत होना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि एक लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं, सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड की बात नहीं होती है। जी मतलब ये होता है कि अगर एक खास पैमाने पे हैं आप, तो आपका पूरा जो आपकी पूरी जनसंख्या है वो एक खास स्थिति में, अच्छी स्थिति में काम करती है और उसका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो सकता है। हमारे यहाँ कंज्यूमर आइटम्स का व्यापार हो सकता है, जो पूरा दुनिया का जी जो व्यापार है उस व्यापार का हम केंद्र बन सकते जी हैं। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात कही जाती जी है और ये निश्चित तौर पे सरकार का जो प्रयास है कि वो जी चाहे जो रूरल जो इनकम बढ़ाने की बात है उसके लिए जी सरकार ने कई कार्यक्रम किए हैं और उस बिल्कुल। सारे कार्यक्रम का फल नतीजा अभी मिल रहा है कि जी हमारे गांव जी गांव तक आप देखेंगे कि कंज्यूमर आइटम्स की खरीद हो रही है। कंज्यूमर एक ईज ऑफ बिल्कुल, यानी बाइंग कि कुल मिलाकर वहां अगर है। हम देखें तो सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं वो भारत को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और इसी के साथ रुक करते हैं अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का और अब बात करेंगे देश की सुरक्षा से जुड़ी खबर की। जब सरहद पर बर्फीली हवाएं हड्डियां गलाने लगती हैं और धुंध की चादर आसमान से जमीन तक बिछ जाती है, ठीक उसी वक्त भारत के दुश्मन अपनी सबसे नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर पूरा देश तिरंगे की आन बान शान का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा होता है, तब सीमा पार बैठे आतंकी इस जश्न में खलल डालने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेकिन दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए तैयार है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, जिसने अपने सबसे बड़े सालाना सुरक्षा अभियान ऑपरेशन सर्द हवा का शंखनाद कर दिया है। आखिर क्या है ये ऑपरेशन और कैसे चलाया जा रहा है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं दुश्मन के नापाक मंसूबे होंगे फेल। तो जी हां, दुश्मन के जो नापाक मंसूबे हैं वो फेल होंगे क्योंकि बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर जो निगरानी की जा रही है वो इस वक्त बढ़ा दी गई है। 29 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा जारी रहेगा और इस दौरान जो जवानों की जो पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में ये ऑपरेशन इस समय जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घुसपैठियों की कोशिश को सीधे तौर पर नाकाम करने पर इस समय बीएसएफ का पूरा फोकस है। तारबंदी के पास में जवानों की जो तैनाती है वो संख्या बढ़ा दी गई। लगातार निगरानी और गश्त पर भी फोकस वहां पर है, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस का समारोह को लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों पर भी सीधे तौर पर बीएसएफ की नजर है। बीएसएफ जवान और साथ ही पुलिस संयुक्त गश्त कर रही है और पेट्रोलिंग में बीएसएफ के अधिकारी भी इस वक्त इसमें शामिल हैं। तो आखिर क्या है ये ऑपरेशन सर्द हवा, वो भी एक बार आपको बता दें। दरअसल बीएसएफ का ये वार्षिक शीतकालीन सुरक्षा अभ्यास है जो इस वक्त जारी है, जो शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा पर सीधे तौर पर फोकस है और इसमें इस दौरान जम्मू कश्मीर और राजस्थान को ये जो पूरे बॉर्डर लाइन है वो कवर करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC पर कड़ी निगरानी इस दौरान रखी जाती है BSF की तरफ से, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस को लेकर के समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर कई सारे मेहमान आने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों की भी नजर है अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की। लेकिन जब तक BSF है तब तक ऐसे मंसूबे हर बार वो फेल करती नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अक्षय, दुश्मनों की हर चाल को मात देने के लिए थार के रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की बर्फीली चोटियों तक सीमा के प्रहरी मुस्तैद हो चुके हैं। कैसे इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इसके पीछे का मकसद? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें अपने दर्शकों को कि जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात होती है, किन्हीं दो देशों के बॉर्डर की बात होती है, तो वहां पर देश अपनी फौज नहीं लगा सकते। ये कानून के हिसाब से, इंटरनेशनल जो रूल्स है उनके हिसाब से आप फौज नहीं लगा सकते। तो इसी वजह से वहां पर BSF लगाई जाती है, यानी कि जो हमारी पैरामिलिट्री है वो लगाई जाती है। पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है कि पाक रेंजर्स लगाए जाते हैं, और इसीलिए जो सुरक्षा की सबसे पहली जो शील्ड है, यानी कि ढाल देश के लिए बनती है, वो BSF बनती है। हम पाकिस्तान के मंसूबे जानते ही है। जैसे ही मौसम इस तरह का होता है कि धुंध की चादर छा जाती है उस इलाके में, चाहे वो थार के रेगिस्तान हो या फिर जम्मू कश्मीर की वादियां, तो पाकिस्तानी हमेशा ताक में रहते हैं कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन किया जाए, यानी कि घुसपैठ की जाए, चाहे वो आतंकवादियों की हो, हथियारों की हो, ड्रग्स की हो, तस्करों की हो। इन्हीं सभी को रोकने के लिए सबसे पहली जो ढाल बनती है वो बनती है BSF। और इसीलिए जैसे ही मौसम खराब होता है, जैसे ही सर्द हवाएं बढ़ती है, जैसे ही धुंध की चादर छाती है, तो BSF अपने नए ऑपरेशन शुरू कर देती है हर साल। अब चाहे वो गर्मी में गर्म हवा हो या फिर सर्दी की अगर बात की जाए तो सर्द हवा है, यानी कि कोहरे से निपटने के लिए और इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए ना सिर्फ मुस्तैदी बढ़ाई जाती है बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो AI से लेकर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और सभी तरह की जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे। और खास तौर पे जब 26 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में देश की जो सुरक्षा है उसको एक बड़ा खतरा हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से रहता है। और इसको लेकर सबसे पहले BSF अपने ऑपरेशन चलाकर ये सुनिश्चित करता है कि देश सुरक्षित रहे और देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुख करेंगे हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। जी हां, लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, इसी नवाबों के शहर ने इस समय एक बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन चुका है। जी हां, ऐतिहासिक उपलब्धि इस वक्त हासिल की गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ में स्वच्छता के मामले में इतिहास रच दिया है। नवाबों का शहर अब आधिकारिक रूप से जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन चुका है और ये खबर लखनऊ के वासियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।
दरअसल लखनऊ शहर का सारा कचरा अब वैज्ञानिक तरीके से खत्म किया जा रहा है, यानी लखनऊ में अब कहीं भी खुले में कूड़ा नहीं फेंका जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नगर निगम ने शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जरिए ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कैसे इस प्लांट के जरिए कचरे का हो रहा है सफाया, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखनऊ। तो जी हां, लखनऊ ने ये नया कीर्तिमान इस समय हासिल किया है और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कचरे का निपटारा किया जा रहा है। घर घर से कचरा इकट्ठा किया जाता है और कहीं भी आप कचरे को नहीं फेंक सकते। कचरे को इकट्ठा करके उसको वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो खुले में कचरा जो है फेंकने की जो प्रथा अभी तक चली आ रही थी, उसे पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है और जीरो वेस्ट लखनऊ अब बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बड़ी उपलब्धि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने हासिल की है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन जो इस समय पूरे देश में चल रहा है, लेकिन उसके तहत ये बड़ी उपलब्धि हासिल लखनऊ ने की है। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन चुका है लखनऊ, जहां वैज्ञानिक तरीके से कचरे का सफाया या यूं कहें कि निपटारा इस समय किया जा रहा है। खुले में कचरा डंपिंग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपको पूरे लखनऊ में कहीं भी खुले में कचरा नहीं मिलेगा। डोर टू डोर कचरा संग्रहण क्षमता जो है उसको भी बढ़ाया गया है और ये क्षमता अगर हम देखें तो 46% से ज्यादा हो चुकी है। घरों में ही 70% से ज्यादा कचरा जो है वो अलग किया जा रहा है। गीला कचरा और सूखा कचरे को अलग करके वेस्ट किया जाता है। और साथ ही नवाबुकेश शहर की तरफ से यह ऐतिहासिक उपलब्धि इस समय हासिल की गई है। लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कैसे हुई है, इसके पीछे कौन सा प्लांट है वो आपको बता दें, क्योंकि तीसरा हाईटेक प्लांट लॉन्च किया गया है। तीसरा हाईटेक प्लांट लॉन्च हुआ है, जहां एक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो कि शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को शुरू किया गया है, जिसकी इसमें खासतौर पर भूमिका इस बार नजर आई है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। और 700 मीट्रिक टन रोजाना लखनऊ में अब 3 आधुनिक कचरा प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है और तीनों की कुल क्षमता की अगर हम बात करें तो वो है 2100 मीट्रिक टन हर रोज। तो शहर में रोजाना लगभग 2000 टन से ज्यादा कचरा जो है वो उत्पन्न होता है और इसके साथ ही उसको खत्म किया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामेंद्र, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका शहर जो है वो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी अब बन चुका है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये ऐतिहासिक उपलब्धि आपने पाई है। थैंक यू तृप्ता जी। तृप्ता जी, अगर आप लखनऊ पहले आती तो लखनऊ में जो कूड़े के पहाड़ थे, जहाँ प्रेरणा स्थल बना, जहाँ अटल बिहारी जी की प्रतिमा लगाई गई, उपाध्याय जी की प्रतिमा लगाई गई, मुखर्जी जी की प्रतिमा लगाई गई, प्रेरणा स्थल बना गया। भाजपा में अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको उद्घाटन किया, उसका शुभारंभ किया। वो कूड़े के पहाड़ था वहां पूरा। तो जो कूड़े के पहाड़ थे उनको निस्तारित किया गया। सिवरी में 2 प्लांट पहले चल रहे थे जो 7-7 हजार मेट्रिक टन कूड़े का प्रोसेसिंग करते थे और तीसरा प्लांट भी लग गया। तो लखनऊ में लगभग 2000 मेट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है और 21,000 मेट्रिक टन कूड़े का निस्तारण की प्रक्रिया हो गई। तो कोई भी कूड़ा सड़क पर फैला नहीं मिलेगा और कूड़े की प्रक्रिया इस तरह बनाई गई कि डोर टू डोर कलेक्शन किया जाए या कूड़ा जो स्थल है वहां लोग कूड़ा ले जा करके डालें। इस तरीके की व्यवस्था, फिर कूड़ा चला जाता है। जो खाद बनाने वाली कूड़ा होता है उसको अलग कर लिया जाता है, उससे खाद बनाई जा रही, जो पैकिंग करके किसानों को दिया जा रहा है और जो बाकी चीजें बचती हैं उनको सीमेंट फैक्ट्री एंड फैक्ट्री उनको दिया जा रहा है। लेकिन आगे भविष्य में योजना यह है कि 15 किलोवाट की यूनिट, विद्युत यूनिट लगाई जाएगी, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है कि सीमेंट फैक्ट्री तक ले जाने को वो भी बचे। तो कूड़े से का प्रबंधन इस तरह किया जा रहा है कि लाभकारी हो और लखनऊ के लोग भी उसमें शामिल है, सरकार भी शामिल है, जिसके कारण सारा कुछ हो पाया है। हाँ, इसके साथ ही अगर बाकी शहरों की हम बात करें तो उनके लिए किस तरीके की सीख लखनऊ से लेनी चाहिए? देखिए, ये प्रेरणा है कि लखनऊ ने अपने आप को स्थापित किया और दूसरे जो आसपास के बड़े शहर हैं, उत्तर प्रदेश के, देश के अन्य शहर हैं, कि लखनऊ एक समय कूड़े के ढेर पर खड़ा था और विगत 3-4 सालों में किस तरीके से उसने अपने को अपडेट किया, कैसे कूड़े के निस्तारण प्लांट लगाए, किस तरीके से मैनेजमेंट किया, किस तरीके से कूड़ा। तो ये देखने की बात है, यहाँ से सीख ले सकते हैं छोटे शहर भी, बड़े शहर भी, जो जिले स्तर के शहर है वो भी और जो बड़े शहर है वो भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं खुद। बिल्कुल। और सीधे तौर पर रामेंद्र, अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका घर से ही शुरू होती है। एक आम नागरिक से जो अपने घर में ही कचरे को अलग कर लेते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा, जिसके लिए सरकार भी लगातार प्रोत्साहित करती है कि आप जब भी कचरा इकट्ठा करने वाली टीम आए तो उसको आप अलग अलग कचरा करके दीजिए ताकि वो भी उसका निस्तारण तरीके से कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।